अभी तक हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। आज चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में परिचालन तंत्र कहते हैं। आगे इसकी परिभाषा में आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या। आखिर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है क्या आखिर। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य भाग है, अर्थात सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर का मुख्य भाग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हार्डवेयर, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और संचार नेटवर्क उपकरणों द्वारा किए गए कार्यों को व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। इसकी परिभाषा पर आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन: ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के समस्त संसाधनों के कार्यों को संचालित करता है, साथ ही यूजर और हार्डवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य भी करता है। समझ में आ रही होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी संसाधनों, अर्थात जो भी प्रोसेस है, जो भी कंप्यूटर के सभी संसाधन हैं जिनसे मिलकर के कंप्यूटर चलता है, उन सभी के कार्यों को संचालित करता है और यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य, अर्थात इसका एम, किस लिए इसका प्रयोग किया गया, किस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया। पहला उद्देश्य है यह कंप्यूटर को यूजर के लिए सरल बनाना, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला उद्देश्य कंप्यूटर को यूजर के लिए सरल बनाना है, जिससे कोई भी यूजर कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा उद्देश्य है यह सिस्टम की डिवाइसों को पूरी दक्षता से उपयोगी बनाता है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम का 100% उपयोग सही तरीके से हो सके। समझ में आ रहा होगा। इसका दूसरा उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइसों को पूरी दक्षता से उपयोगी बनाना है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम का 100% उपयोग सही तरीके से हो सके। ये उद्देश्य थे दो। आगे बढ़ते हैं। संरचना, अर्थात स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रोग्रामों का समूह होता है, जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं इसकी परिभाषा। इसका कुछ भाग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, अर्थात द्वितीयक संग्रहण डिवाइस युक्ति, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप में स्टोर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ भाग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें आती हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, इन पर स्टोर रहता है, और कुछ भाग परमानेंटली रोम पर स्टोर होता है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर को ऑन करता है, रोम वाला भाग क्रियान्वित होता है और मेमोरी में स्टोर भाग को रैम में एग्जीक्यूट कर देता है। ओएस कंप्यूटर को जैसे ही ऑन किया जाता है, रोम वाला भाग क्रियान्वित होता है और मेमोरी में स्टोर भाग को रैम में क्रियान्वित करता है, जिससे कंप्यूटर चलायमान हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य 3 भाग हैं, जिसमें पहला आता है कर्नेल, दूसरा है सेल और तीसरा है उसके एप्लीकेशन, अर्थात अनुप्रयोग। बात करते हैं इसकी कर्नेल की।
तो कर्नल में यह लाइनक्स में कर्नल सर्वे सर्वा अर्थात ऑल इन ऑल होता है, अर्थात बिना कर्नल के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं चलाया जा सकता। अर्थात लाइनक्स में जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स में कर्नल सर्वे सर्वा अर्थात ऑल इन ऑल होता है। यह मशीनी स्तर पर कार्य करने के साथ साथ हार्डवेयर को भी नियंत्रित करता है। कर्नल यह रोम में स्टोर रहता है और कंप्यूटर ऑन होते ही रैम में आ जाता है। कर्नल मुख्य रूप से कई कार्यों को संपादित करता है, जैसे मेमोरी का मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आदि। इन सभी कार्यों का मैनेजमेंट कर्नल के द्वारा ही किया जाता है। बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। दूसरा भाग इसका है सेल। यह एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है जो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। यह कमांड को इंटरप्रेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। सेल मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं: जेड सेल, ए सेल, टॉम सेल, बॉर्न सेल, पब्लिक डोमेन कॉर्न सेल। बॉर्न सेल का नाम शायद यहाँ गलती से छूट गया है, बॉर्न अगेन सेल। 5वां है पब्लिक डोमेन कॉर्न सेल। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग, जो कि इसका तीसरा प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना का। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में सहायक होते हैं। यह अत्यंत उपयोगी तथा सभी कार्यों को सपोर्ट करते हैं, जैसे फाइल बनाना, फाइल में परिवर्तन करना, कॉपी करना तथा आउटपुट के रूप में हार्ड कॉपी निकालना अर्थात प्रिंट निकालना आदि। ये सभी आते हैं अनुप्रयोग में। अर्थात हम फाइल पर कौन कौन सी क्रियाएं या कंप्यूटर के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, वो सभी अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। कार्य अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेमोरी को मैनेज करना। अगर हम कंप्यूटर पर डेटा लिखते हैं जो दिखाई देता है, अगर उसे हम स्टोर नहीं करेंगे तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है मेमोरी को मैनेज करना। दूसरा, फाइल को मैनेज करना। तीसरा, प्रोग्रामों की सुरक्षा बनाए रखना, अर्थात यूज़र अगर कोई प्रोग्राम उस पर स्टोर करता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखता है। ये कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का। चौथा कार्य कंप्यूटर को स्टार्ट करना, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कंप्यूटर को स्टार्ट करना भी है, जिससे यूज़र अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक सुचारुपूर्वक कर सके। पांचवा कार्य है सूचनाओं का प्रबंधन करना, अर्थात सूचनाओं का मैनेजमेंट करना, सुचारू रूप से सही तरीके से चल सकें। और छठवां है इनपुट और आउटपुट को डिवाइसों को मैनेज करना, अर्थात कंप्यूटर में जुड़ी हुई सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसों का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ये 6 पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य से संबंधित थे। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ओएस। ओएस शॉर्ट में लिखा है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बैच ओएस अर्थात बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। एक ही प्रकार के जॉब के समूह को, जिसे बैच कहते हैं, ध्यान से, एक ही प्रकार के जॉब के समूह को, जिसे बैच कहते हैं, की प्रक्रिया को यह सपोर्ट करता है। दूसरा आता है इसका प्रकार
मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूज़र ओएस, अर्थात मल्टी माने एक से अधिक, यूज़र माने प्रयोक्ता। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक यूज़र को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी परिभाषा से स्पष्ट है, मल्टी यूज़र अर्थात एक समय में एक से अधिक यूज़र, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक यूज़र को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इसी प्रकार तीसरा है मल्टीटास्किंग। टास्क माने होता है कार्य और मल्टी माने एक से अधिक। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका चौथा प्रकार है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके प्रोटोकॉल का समूह होता है। सॉफ्टवेयर और उसके प्रोटोकॉल अर्थात नियमों का समूह डेटा ट्रांसमिशन में, जो कई कंप्यूटरों को नेटवर्क करके अर्थात जोड़ करके कम खर्च में आसानी से प्रयोग करता है। अर्थात कई सारे कंप्यूटर को जोड़कर नेटवर्किंग बनाने के लिए कई सारे कंप्यूटरों को जोड़कर कम खर्च में आसानी से प्रयोग करता है। इसका पांचवा प्रकार है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात दिए गए समय पर कार्य करना, रियल टाइम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो निश्चित समय पर ही अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। इनका प्रयोग ऑटोमेटिक ट्रेन, वायुयान का संचालन, सैटेलाइट प्रक्षेपण आदि कार्यों में किया जाता है। आगे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिसमें पहला आता है डॉस अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला था, इसका पूरा नाम, डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने निर्मित किया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोग्रामों का समूह होता है जो 1980 में डेवलप किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोग्रामों का समूह है जो सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य करता है। ये 1980 गलत जगह पे आ गया है, इसका स्थान यहाँ पर था, निर्मित किया गया था। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1980 में डेवलप किया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य करता है। डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल कीबोर्ड का ही प्रयोग होता है, माउस का प्रयोग नहीं होता। कीबोर्ड के प्रयोग के होने के कारण, अर्थात डॉस में केवल कमांड टाइप की जाती थी, तो टाइप करने के लिए केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम GUI अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह यूज़र के लिए काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में छोटे छोटे चित्र, जिन्हें आइकॉन कहते हैं, के माध्यम से और टूल बार में बने टूल्स के माध्यम से कार्य करना आसान हो जाता है। विंडोज़ यह एक सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात एक यूज़र कई सारे कार्यों को कर सकता है, इसलिए इसे विंडोज़ को कहा गया है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। कौन कौन से हैं इसके वर्जन विंडोज़ के? विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP। यहाँ पर XP का पूरा नाम है एक्सपीरियंस, इसे 2003 के नाम से भी जानते हैं। विंडोज़ NT, NT का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज़ 2007, विंडोज़ 8, उसका प्रो भी था विंडोज़ 8.1, और विंडोज़ 2010। अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, लाइनक्स। लाइनक्स के पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, जिसका बाद में नाम बदल करके लाइनक्स रख दिया गया था। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। 32 बिट का यहाँ पर मतलब है कि एक बार में 32 बिट ट्रांसमिट कर सकता है डेटा को।
यह एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 1991 में हेलेंसिकी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जिसका नाम था लाइनस टॉरवेल्ड ने डेवलप किया था। इसे लाइनक्स की बुक के साथ, अर्थात लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स की बुक के साथ सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। लाइनक्स का सोर्स कोड अर्थात इसकी प्रोग्रामिंग इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है, जिसे कोई भी यूज़र इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है। और डाउनलोड करने के साथ साथ अगर उसे प्रोग्रामिंग की अच्छी जानकारी है, अच्छी नॉलेज है, तो उसमें कुछ संशोधन करके भी उसे अपने अनुरूप बना सकता है। ये लाइनक्स की सबसे बड़ी विशेषता है। लाइनक्स यूनिक्स का एडवांस वर्जन है। जैसे मैंने पहले बताया अभी कि लाइनक्स के पहले इसका नाम था यूनिक्स, अर्थात लाइनक्स यूनिक्स का एडवांस संस्करण अर्थात वर्जन है। लाइनक्स के इंटरफेस। लाइनक्स में दो प्रकार के इंटरफेस हैं, जिसमें पहला आता है CLI, जिसे इसका पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस अर्थात CLI में एक प्रॉम्प्ट होता है। यह डॉस की तरह काम करता है। इसमें एक प्रॉम्प्ट होता है जिसे डॉलर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस डॉलर चिन्ह के बाद कमांड को टाइप किया जाता है। केवल कीबोर्ड का प्रयोग होता है, माउस का प्रयोग नहीं होता, केवल कमांड को टाइप करना है। तो CLI इंटरफेस में एक डॉलर का प्रॉम्प्ट होता है। इस डॉलर प्रॉम्प्ट के आगे कमांड को टाइप करना पड़ता है। कमांड को टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस की जाती है, जो ओके बटन का कार्य करती है। और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे, हमने जो कमांड प्रयोग किया था वह कमांड क्रियान्वित होगी। लाइनक्स का दूसरा इंटरफेस है GUI। जैसा कि अभी इसका नाम सुना था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम CLI के साथ साथ GUI की भी सुविधा प्रदान करता है। विकल्प के रूप में GUI की सुविधा भी प्रदान करता है। इसमें कई सारे आइकॉन होते हैं, टूल्स होते हैं, जो माउस के द्वारा संचालित होते हैं। अर्थात GUI के द्वारा कंप्यूटर को कार्य करना आसान हो जाता है, कंप्यूटर पर कार्य करना आसान हो जाता है। GUI में कई सारे डेस्कटॉप हैं, जिसमें से 2-3 प्रमुख हैं, जिसमें पहला है X विंडो सिस्टम, दूसरा है KDE और तीसरा है जीनोम। KDE का पूरा नाम के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट और जीनोम का पूरा नाम है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। यहाँ पर GNU लाइनक्स का एक लाइसेंस है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। GNU का नाम है जनरल पब्लिक लाइसेंस, जो कि इसके नाम से मैच नहीं खाता। तो ये चैप्टर पूरा हुआ।